हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 वाले छात्रों के लिए ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है। एक ही वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेंगे। एक तरफ से अगर आप देखेंगे इस नोट्स को तो ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे। इतनी आसान तरीके से बिल्कुल पंक्तिबद्ध इसको हमने इतना व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है। सारी अभिक्रिया, समीकरण को संतुलित करना, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इम्पोर्टेंट सारे सूत्र, सब कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। आप लोगों से वादा करते हैं कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जब देखेंगे तो आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप ये कह सकें कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया। यानी आप एक बार वीडियो देखना शुरू करेंगे और जैसे ही लास्ट में वीडियो ख़त्म होगा तो आपको वादा करते हैं कि पूरा का पूरा आपको केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर बिल्कुल आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो यही आती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, नए पदार्थों का निर्माण होता है या जिसके नए गुणधर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में अभिक्रिया करा दी तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन गया। इससे ये जो पूरी लिख दिया ना इसको हमने, यही हमारी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। यानी हम क्या करें, अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब समझते हैं आगे। जैसे मैग्नीशियम रिबन का काम क्या होता है, तो इसको क्या होता है, कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए। ये पेपर में आपसे पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है इसका कार्य क्या होता है, तो ये कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए या सफाई करने के लिए। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चमकदार श्वेत आ गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम श्वेत पाउडर भी कहते हैं। अब देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें रासायनिक अभिक्रिया के होने की क्या क्या परिस्थितियां होती हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो, सबसे पहला तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन होगा, या तो तापमान में परिवर्तन होगा, या गैसों का क्या होगा, उत्सर्जन। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली परिस्थितियाँ। अब हम लोग समझते हैं, ये तो अभिक्रिया की बात हो गई। यहाँ से फिर से हम देख सकते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। मैग्नीशियम रिबन की बात करें तो ये कार्बोनेट की परत हटाने के लिए इसका समीकरण हो जाएगा और इसको हम MgO को श्वेत पाउडर भी कहते हैं। और इसके जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके होने की परिस्थितियाँ क्या हैं बेटा, तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, या तो गैस का उत्सर्जन। अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हमने जो ऊपर आपको समझाया है रासायनिक अभिक्रिया, उसके सूत्र या संकेत के माध्यम से अगर हम लिख दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, रासायनिक समीकरण बन जाता है। आगे बात समझ में। चलो अब अगले पेज पर चलते हैं और आगे समझते हैं। देखो, रासायनिक समीकरण के भाग आपसे पूछेगा। तो रासायनिक समीकरण के देखो बेटा दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। जैसे ये समीकरण, इससे समझ लो कि ये Mg+O2 तो क्या बना, MgO। ये जैसे आपने गणित में पढ़ा होता है LHS और RHS। तो जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं उसको हम अभिकारक बोलेंगे, जो इस साइड में चीज़ें बनती हैं उसको हम उत्पाद बोलेंगे। अलग अलग भी इसको समझते हैं। जैसे अगर अभिकारक की बात करें तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, इस अभिक्रिया में भाग लिया है तो हमारे ये क्या हो गए, अभिकारक। और वहीं अगर हम उत्पाद की बात करें तो अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने तो अभिक्रिया में भाग लिया तो ये हमारा हो गया अभिकारक, लेकिन हमारा बना क्या, MgO, उत्पाद। तो ये जो बना है उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद बोलते हैं। कोई समस्या। आगे समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखो, जब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर हों तो उसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ मैग्नीशियम के 2 हैं और यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है।
ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये जो हमारा समीकरण लिखा हुआ है ये हमारा कैसा समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे आगे आप बात करें हम असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखो असंतुलित समीकरण जब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते। अगर बराबर होंगे तो वो संतुलित होगा, बराबर नहीं होंगे तो असंतुलित होगा। बिल्कुल आसान शब्दों में समझ लेंगे। जैसे इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो ये हमारा जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कंकाली समीकरण क्या होता है तो हम क्या कहेंगे कि जब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते, या असंतुलित समीकरण को ही हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित क्यों किया जाता है, ऐसा क्या रीज़न होता है कि जिसकी वजह से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में 9 में पढ़ा है कि द्रव्यमान के संरक्षण नियम के कारण, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होगी और ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा। यानी मैग्नीशियम जितना हम यूज करेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन उतना ही उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा। तो इस पेज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कहा था कि जो रासायनिक समीकरण है इसके भाग क्या क्या हैं, तो अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक होता है, और जो अभिक्रिया होने के बाद बनता है पदार्थ उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। संतुलित रासायनिक समीकरण जब अभिक्रिया अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान कैसे हो बेटा? बराबर हो तो वो संतुलित होगा, और अभिकारक उत्पाद के द्रव्यमान बराबर ना हो तो वो असंतुलित हो जाता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है ये आपको हमने बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पत्ति होगी और ना ही विनाश होगा। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमको ये 5 प्रकार पढ़ने हैं जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। जैसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, फिर है आपका वियोजन अभिक्रिया, इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसके बाद आपका आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब एक एक करके इन सारी अभिक्रियाओं को समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक क्या बना दें? उत्पाद। मतलब अभिकारक 2 हों, उत्पाद जो बने वो कितना हो? 1। तो अब हम कौन सी अभिक्रिया होती है? वो संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 अभिकारक हैं और जो बना है यहाँ पर उत्पाद वो कितना है? 1, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी ये कैसी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो ये भी हमारी कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। यानी 2 अभिकारक हो और उत्पाद कितना हो? 1। तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? हमारी संयोजन अभिक्रिया। अब समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जस्ट संयोजन अभिक्रिया का ये उल्टा होता है। संयोजन में क्या था कि 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, इसमें एक उत्पाद टूट कर क्या हो रहा है, एक अभिकारक टूट कर क्या हो रहा है बेटा? 2 उत्पाद बना रहा है। जैसे जल को अगर हम तोड़ें तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया लिखी है H2O की, तो इससे बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। अब समझते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अब बात आती है कि जो अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील तत्व क्या होते हैं, तो ये हम आप लोगों को चैप्टर 3 में बता देंगे कि क्या होता है। यहाँ अगर देखा जाए तो देखो कॉपर सल्फेट और आयरन, तो यहाँ क्या हो रहा है कि आयरन की जो ये आयरन है ये अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो आयरन कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। देखो यहाँ कॉपर था लेकिन आयरन ने क्या किया? कॉपर को विस्थापित करके अलग कर दिया और ये सोफर के साथ में अपना जुड़ गया। तो ये क्या होता है कि जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर दे बेटा? विस्थापित कर दे, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर अगर समीकरण लिखना हो तो ये वाला लिख देंगे कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन तो बन जाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया?
विस्थापित कर दिया। आइए एक बार इसको इस वाले पेज को फिर से रिवीजन करते हैं। तो कितने प्रकार बताए अभिक्रियाओं के? 5। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स। संयोजन में क्या होगा? अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पाद। वियोजन में एक ही अभिकारक टूट के क्या होगा? 2 या 2 से अधिक उत्पाद। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम लोग समझते हैं आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कि आखिरकार ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। शुरू से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक बेटा देखते रहना है वीडियो को, और अगर अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, जिससे देश के हर कोने में जो बच्चा है वो फ्री में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब अभिकारकों के बीच जब अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयन क्या होता है? तो आपने पिछली क्लास में 9th में पढ़ाया जाता है, आयन होता है एक धनायन और एक ऋण आयन। इनका क्या हो जाए? आदान प्रदान हो जाए तो वो कैसी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बड़ा आसान है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ क्या हो रहा है? NaCl अलग हो गया और BaSO4 अलग हो गया, यानी Na2, देखो इसको A लिख लेंगे, इसको B लिख लेंगे, इसको C लिख लेंगे, इसको D। तो A वाला जो होता है वो D के साथ मिलता है, यानी सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, और जो B वाला होता है वो C के साथ मिल जाता है, यानी SO4 Ba के साथ मिल गया, और ये हमारी अभिक्रिया बन गई। यहाँ 2 नहीं लिखेंगे हम, NO2 और Cl2 का जो 2 था वो हम आगे लिख के 2NaCl, यानी ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया बेरिलियम सल्फेट, और ये हो गया नाइट्रस सल्फेट। कोई समस्या? इसके बाद हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। ये आपके पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है। जितनी अभिक्रियाएं आपको बताई, इनमें अगर सबसे ज़्यादा कोई अभिक्रिया पूछी जाती है तो वो आपकी है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी 2 प्रकार की होती है बेटा, एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास या कमी। और अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। जैसे इसमें देखो, कॉपर ऑक्सीजन मिल के क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर देखो अगर, तो कॉपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी, इसको अलग कर दिया गया। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। यानी अब उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। और रेडॉक्स की अगर बात करें तो इसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि भी होगी, ऑक्सीजन की कमी भी होगी। जैसे यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ? अलग। यहाँ अगर देखें तो ऑक्सीजन की कमी, लेकिन यहाँ अगर देखें तो ऑक्सीजन की वृद्धि। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हों, उसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपका 1 नंबर में, और देखो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम बताइए। तो वो विधि होती है हिट और ट्रायल विधि। उस विधि का नाम क्या है बेटा? हिट और ट्रायल विधि। ये 1 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये हम आगे बात करेंगे, या तो फिर आप चैनल पे हमारे जाएंगे, अपने चैनल पे, तो क्या करेंगे उस पर देखेंगे तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक का वीडियो हमने अपलोड करके रखा है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहां से भी देख लेना। और उस वीडियो को देखने के बाद कितना भी आपको कठिन रासायनिक समीकरण मिल जाए, आप उसको बहुत ही आसानी से संतुलित कर लेंगे। आइए इसको, इस पेज को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले क्या था इसमें? द्विविस्थापन। इस पे क्या था? अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। रेडॉक्स की बात करें तो 2 होती हैं इस पे, एक उपचयन और एक अपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। अगर रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो इसमें दोनों घटनाएं एक साथ हो जाती हैं, कोई समस्या नहीं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि की बात करेंगे तो हिट और ट्रायल विधि। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया के प्रकार। अभी जो हमने अभिक्रिया के प्रकार पढ़े वो अलग था, अब ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो, ऊष्मा के आधार पर अगर बात करें तो अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक होगी आपकी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया,
और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर ऊष्मा क्षेपी की बात करें तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, दोनों उल्टा है, इसमें उत्पन्न होगी और इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी। जैसे अगर इधर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, इनका अगर आपस में हम कराते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा क्या होती है यहाँ पर उत्पन्न होती है। जैसे ऊष्मा शोषी की बात करें तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे अगर AgCl की हम Ag को बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, ये क्या हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर सूर्य के प्रकाश में ले जाए तो सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जो सिल्वर है वो ऊष्मा का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो ये वाली जो अभिक्रिया आपकी लिखी हुई है ये हमारी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी समझ गए, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। दोनों में कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। ये भी बहुत ही सरल है आपकी वियोजन अभिक्रिया। इसको भी 3 भाग में बांट देते हैं। एक होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, एक विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने आपको वियोजन अभिक्रिया पढ़ा भी दिया था, अभी दिखाते हैं। ये रही, आपको बताया था कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। यही तो था वियोजन अभिक्रिया में। लेकिन जो अभिकारक इस पे टूटता है उस पे कुछ न कुछ तो क्रिया होती होगी, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसके कारण ये टूट रहा हो। जैसे 3 क्रियाएं होती हैं जिसके कारण वो टूटता है। अगर वो ऊष्मा के कारण टूट रहा है, वियोजन हो रहा है, तो वो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अगर विद्युत के कारण टूट रहा है तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अगर वो प्रकाश के कारण टूट रहा है, यानी सूर्य के प्रकाश के कारण टूट रहा है, तो उस पर कौन सी हो जाएगी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इनको अलग अलग भी समझते हैं। जैसे वो पहले पर समझते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो जब वियोजन अभिक्रिया किसके कारण हो जाए बेटा, ऊष्मा के कारण हो जाए, तो वो अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे आयरन सल्फेट में अगर ऊष्मा से करेंगे तो आयरन ऑक्साइड अलग हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो जाता है। ये आपकी जितनी भी अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर उदाहरण में ली है, ये डायरेक्ट आपकी पेपर में पूछता है। इस वजह से हमने ये सारी अभिक्रियाएं ली हैं। यहाँ दूसरी अभिक्रिया भी ले सकते थे, लेकिन जो ज़्यादा पूछी जाती हैं उनको हमने यहाँ पर लिया है, ताकि आपको परिभाषा के साथ साथ ये सारी अभिक्रियाएं भी कंप्लीट हो जाए। तो फिर से इसको हमारे साथ में बोलेंगे, आयरन सल्फेट ऊष्मा अगर करेंगे तो आयरन ऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ऊष्मा से करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड। इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रियाएं हैं ये सब ऊष्मा के कारण क्या हो रही हैं, टूट रही हैं। अब आगे बात करते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया की। तो देखो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में क्या बताया कि जब वियोजन अभिक्रिया किसके कारण हो, विद्युत के कारण। जैसे अगर जल को हम विद्युत करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ये काय की है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब अगर हम लोग बात करें प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की, तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण हो, विद्युत में विद्युत के कारण, ऊष्मा में ऊष्मा के कारण और प्रकाशीय में सूर्य के प्रकाश के कारण वियोजन अभिक्रिया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं बेटा। इसके बाद बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये भी बहुत अच्छी है। अवक्षेप का मतलब होता है कि जो पदार्थ जल में घुलनशील ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप यानी अघुलनशील पदार्थ का क्या हो जाए, निर्माण, उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के साथ अगर हम क्रिया कराएं, सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड, तो हमारा सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है और बेरिलियम सल्फेट अलग हो जाता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड आपका बचेगा ये क्या है, जल में अघुलनशील, इसी को हम क्या कहेंगे, अवक्षेप। तो अवक्षेप का अगर निर्माण हो रहा है तो वो अभिक्रिया क्या होगी, हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आगे बात करते हैं हम लोग जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो देखो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया आपसे पूछी जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। तो देखो बेटा ये आपकी पेपर में डायरेक्ट पूछी जाएगी कि क्या होगा अगर जिंक की हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दें। तो जिंक की अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाता है, यानी Zn
प्लस H2SO4 की अगर क्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट, ये हमारा जो बना है ये क्या है, जिंक सल्फेट, और हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखो कह रहा है आगे, रासायनिक समीकरण को ज़्यादा सूचनापूर्ण कैसे बनाते हैं। तो कोई भी रासायनिक समीकरण है, अगर उसकी हम भौतिक अवस्था और उस पर दर्शा दें, जैसे ये रासायनिक समीकरण दिया गया है, इस पर हम भौतिक अवस्था और दर्शा दें, जैसे गैस होगा जो उसके सामने G लिख दें, जहाँ देखो दिया भी गया है कि जो ठोस है उसके सामने हम S से लिखते हैं, सॉलिड यानी ठोस, द्रव जो है उसको लिक्विड बोलते हैं तो L से लिख देंगे, जो गैस है उसको गैस को G से दर्शा देंगे, और जो जलीय विलयन है उसको एक्वस यानी AQ से प्रदर्शित कर देंगे। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन जो हमारा है वो सॉलिड है तो हमने S लिख दिया, ऑक्सीजन जो है वो हमारी गैस है तो उसके आगे हमने भौतिक अवस्था उसकी G से दर्शा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी हमारी गैस है तो उसको हमने भौतिक अवस्था उसकी G से दर्शा दिया। यानी अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को ज़्यादा सूचनापूर्ण बनाना है तो हम उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शा देंगे। कोई समस्या? आइए इस पेज को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो विद्युतीय वियोजन अपक्रिया क्या होती है, जब वियोजन विद्युत के कारण हो। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया क्या होगी, जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण हो। अवक्षेपण क्या होती है, जब अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। जैसे रासायनिक समीकरण को सूचनापूर्ण कैसे बनाएंगे, तो उसकी भौतिक अवस्था उसके सामने लिख देंगे। ये पेज भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं और सारी अपक्रियाएँ। देखो यहाँ पर आपकी बहुत सारी अपक्रियाएँ, ये जितनी भी चीज़ें आपको हम दे रहे हैं ये कंटेंट आपको बेटा कहीं भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई ऐसा टीचर जो इस तरीके से आपको इतनी आसान भाषा में आपको नोट्स दे सके। तो इन नोट्स को आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे और जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे और पेपर टाइम में बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा और एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरे के पूरे नंबर आपके आएंगे। ये हमारा वादा है। केवल आप भरोसा करके देखिए, यहाँ वहाँ भटकने से कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी एक टीचर पे भरोसा करते हैं तो आपको परिणाम अच्छा मिलता है, अन्यथा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर भरे पड़े हैं जो आपका आता है नहीं आता है वो सारा कुछ एक्स्ट्रा में पढ़ाते हैं ताकि उनको व्यूज़ मिले और आप उनका वीडियो देखें और आपको मज़ा भी आए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, जो एग्ज़ाम में आता है जितना आपके NCERT सिलेबस में दिया गया है वही सारा आपको इस वीडियो में देंगे। चलो अब आगे समझते हैं। अगर बिना बुझा हुआ चूना की बात करें तो इसका फार्मूला पूछता है। देखो बिना बुझा हुआ जो चूना होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड और जो बुझा हुआ चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जो बिना बुझा ये बिना बुझा का हो गया, ये बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। बार बार इसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद बात करें कि अगर बिना बुझा हुआ चूना की हम बुझा हुआ चूना से क्रिया कराएं तो क्या मिलेगा। ये ज़्यादा देखो ये बहुत पूछा जाता है, इसको एक बार अच्छे से आराम से कंप्लीट करेंगे। देखो ये CaO क्या है हमारा बिना बुझा चूना, इसकी हमने अगर जल से क्रिया करा दी, जो हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना जिसको हम पुट्टी बोलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है बिना बुझा हुआ चूना। उसको अगर हम जल में घोलते हैं, कभी भी अगर हमको घर में पेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं कलाई बोलते हैं या जो चूना पत्थर होता है उसको हम बाज़ार से ला के क्या करते हैं जल में घोलते हैं तो हमारा बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना और ऊष्मा क्या होती है उससे रिलीज हो जाती है। जो ये CaOH का होल ट्वाइस बनता है इसको देखो यहाँ पे समझते हैं, सफ़ेदी करने के लिए वही अपक्रिया दी गई है कि CaO को हम जल के साथ घोलते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। फिर ये जो CaOH का होल ट्वाइस बना है बुझा हुआ चूना, इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। जैसे इसको हमने दीवार पे पेंट किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है क्रिया, तो जिससे क्या होता है कि CaCO3 ये अलग हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और जो जल होता है वो अलग हो जाता है। फिर ये क्या होता है जल हमारा दीवार पे सूख जाता है, जैसे 2-3 दिन होते हैं ना 2-3 दिन बाद, तो ये जो CaCO3 है इसी के कारण दीवारों में क्या हो जाती है चमक आ जाती है और जल हमारा क्या होता है सूख जाता है। तो समझ गए ना सफ़ेदी का मतलब क्या होता है, ये सफ़ेदी भी पूछा जाता है। तो क्या होता है बुझा हुआ चूना, जो बिना बुझा हुआ चूना है उसकी जल से क्रिया कराएंगे तो बुझा चूना हो जाएगा और बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और जल अलग हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। अब आगे समझते हैं, इसका भी फार्मूला आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे मार्बल कह दे,
या अंडे का छिलका कह दे, या चौक कह दे, या चूना पत्थर कह दे, इन सब का फार्मूला होता है CaCO3, जो हमारा यहाँ पर ये बना हुआ था। इसी को हम क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर लिखना चाहो तो यहीं पे लिख देंगे, ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात करते हैं कोयले का दहन। ये अभिक्रिया भी आपके पेपर में पूछी जाती है। तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CO2। क्या बनेगा, CO2। ये हमारा हो गया कोयले का दहन। जल का निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण कर देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, जल H2O। इसके बाद प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है, जो घर में जलाई जाती है गैस, तो क्या होता है, ये होता है CH4 यानी मेथेन, और इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और क्या बन जाता है, जल, यानी CO2 और जल। तो ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। आइए इस पेज को भी हम एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बिना बुझा चूना का फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बुझा चूना का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। बिना बुझा हुआ चूना की बुझा हुआ चूना से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पहले जल से घोलेंगे तो कैल्शियम ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उससे क्या निकलेगी, ऊष्मा। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है तो CaCO3, और 2-3 दिन बाद सूखने के बाद यही चमकने लगता है और हमारा जो पानी होता है ये क्या होता है, सूख जाता है। इसके बाद मार्बल, अंडे का छिलका, चाक, चूना पत्थर का फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कोयले का दहन तो C+O2 CO2, जल का निर्माण H2+O2 H2O, और प्राकृतिक गैस का दहन तो ये वाली अपक्रिया जो लिखी हुई है, मेथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देंगे तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बन जाती है। इतना कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये आपका देखो एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखो, अगर हम चावल ब्रेड अपनी भाषा में समझेंगे, जैसे हम लोग इसको अपनी भाषा में लिख देंगे, वहाँ पर भी देखो चावल ब्रेड आलू आदि में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और ये जब हम जैसे ही चावल ब्रेड आलू आदि खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये टूटकर ग्लूकोज का निर्माण कर देगा, और जो ये हमारा ग्लूकोज होगा ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या उत्पन्न कर देगा, ऊष्मा उत्पन्न कर देगा। कोई समस्या। और देखो ये C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है, क्या है ये, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन से क्या कर दी, क्रिया, लिखा है ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जल बन गया, और हमको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जो देखो यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब हमने आपको बताई थी तो उसमें देखो दिखाया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि हम जो खाते हैं उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, इसी वजह से श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद ये वाली रिएक्शन भी आपकी बहुत पूछी जाती है, FeSO4, इसको अगर ऊष्मा से करेंगे तो हमारा बनता है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अभी ये आपको हमने जब ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया पढ़ाई थी तब ये बताया हुआ था इसका उदाहरण, तो ये ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये जो FeSO4 है, आयरन सल्फेट, इसका कलर अपक्रिया से पहले कैसा होता है, तो हरा, और अपक्रिया होने के बाद लाल और भूरा रंग का हो जाता है, और जब अपक्रिया होती है तो इसमें गंध किस प्रकार की आती है, तो सल्फर के जलने की गंध इससे निकलती है। ये 3 पॉइंट आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी आपकी, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसके बाद बात करें लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है। अगर लेड नाइट्रेट को हम ऊष्मा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें जो पूछा जाएगा कि इसका जो ये NO2 निकला है ये किस प्रकार का है, तो ये भूरा धुआं होता है। कैसा होता है ये, भूरा धुआं। चलो ये भी आपका पेज कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे समझते हैं। अब आपका वीडियो लास्ट हो गया, अब थोड़ी सी चीज़ आपकी बची है, जैसे श्याम श्वेत फोटोग्राफी।
इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या होता है कि अगर AgCl को हम सूर्य के प्रकाश में रखें सिल्वर क्लोराइड को, तो सिल्वर अलग क्लोराइड अलग। इसी प्रकार अगर हम AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखें तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग। ये हमारा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसके बाद ये अपक्रिया भी याद रखना कि आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो हमारा आयरन सल्फेट के साथ मिल जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। ये भी लिखा है। इसमें बस ये याद रखना कि जो कॉपर सल्फेट होता है ये नीला कलर का होता है और अपक्रिया होने के बाद मलिन यानी मिट्टी के रंग का हो जाता है, और जो आयरन होता है वो कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। तो इस अपक्रिया में ये रंग भी आपके पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये सारे नोट्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे बेटा, और कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरीके के आपको और भी वीडियो लाने की हम कोशिश करते रहेंगे। आपको अगर कोई डाउट होता है किसी टॉपिक पे तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर हम वीडियो आपकी बनाने की कोशिश करते रहेंगे, और आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहेंगे और वीडियो देखते रहेंगे। ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आप ये नोट्स पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से बना लेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ भी इसमें गलत हो गया हो तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं।